उद्देशिका से संबंधित दूसरा क्लास है। तो आज हम लोग फिर देखेंगे कि उद्देशिका से संबंधित दूसरे टाइप का कैसा प्रश्न पूछा गया। एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इस संबंध में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, मतलब कि भारत की संप्रभुता आम जनता में निहित है। यह कैसे स्पष्ट होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका विकल्प ये देता है कि ए में प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, बी में जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी में जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी हम भारत के लोग शब्दों से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो उद्देशिका है वह आरंभ भी होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए इन शब्दों से हमारा संविधान हमारा प्रस्तावना आरंभ होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम भारत के लोग शब्द से आरंभ होता है। मतलब क्या है कि भारत की संप्रभुता अंततः आम जनता के पास है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो डी होगा। मतलब क्या कि हम भारत के लोग, तो ये डी हमारा उत्तर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहाँ पर हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विकल्प है ए में नीति निर्देशक सिद्धांत। हम लोग जानते हैं कि इसमें हम भारत के लोग शब्द का कहीं पर चर्चा नहीं है। बी मौलिक अधिकार, वहां भी हम भारत के लोग शब्द का कहीं पर चर्चा नहीं है। सी नागरिकता, यहाँ पर भी कहीं चर्चा नहीं है। डी संविधान की प्रस्तावना, हम लोग पहले देख चुके हैं कि हमारा प्रस्तावना आरंभ ही होता है हम भारत के लोग शब्द से। इसलिए उत्तर हमारा जो होगा वो डी संविधान की प्रस्तावना होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। मतलब सभी व्यक्ति एक समान हैं, यह किस सिद्धांत का कंसेप्ट है या किस मत का जैसो कंसेप्ट है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का जो कंसेप्ट है इसके अनुसार हर एक व्यक्ति एक समान होता है, वो एक मानव एक समान होता है। इसलिए जो है हर एक मानव को एक समान मानवाधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो है ए का कंसेप्ट है, मतलब सार्वभौमिकता नामक मत का कंसेप्ट है। बी समष्टिवाद, उसका ये कंसेप्ट नहीं। सी समाजवाद में तो है कंसेप्ट की जो है हर एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार दाम मिलेगा, ये एक समाजवाद का कंसेप्ट होता है। डी अंतःक्रियावाद, उसमें ये कंसेप्ट नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो उत्तर होगा वो ए होगा सार्वभौमिकता। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो कहता है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव कैसे स्पष्ट होता है या व्यक्त होता है, यह चुनने के लिए कहता है। तो विकल्प है कि भारत में अनेक धर्म है। तो अनेक धर्म तो भारत में है। अनेक धर्म होने का मतलब ये नहीं है कि कोई देश धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। अगर किसी देश में अनेक धर्म है तो यह संभव है कि वहाँ किसी एक खास धर्म को विशेष महत्ता प्राप्त हो। इसलिए अनेक धर्म के प्रचलन में रहने का मतलब यह नहीं हो सकता है कि अमुक देश धर्मनिरपेक्ष है। बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो धार्मिक स्वतंत्रता तो वास्तव में भारतीयों को प्राप्त है, लेकिन किसी देश में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका भी अंततः यह निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं
कि वो देश धर्मनिरपेक्ष होगा। संभव है कि कोई देश वहां राजकीय धर्म भी बना हुआ हो। तीसरा, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। तो यह भी जो है आपको धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट नहीं कर पाता है। डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो दरअसल भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसको स्पष्ट करता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए उत्तर हमारा यहाँ पर डी होगा, क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक राज्य का मतलब हमारे देश का, भारत का कोई धर्म नहीं है। हर एक धर्म का एक समान सम्मान है राज्य की नजर में। यही कंसेप्ट है हमारे संविधान में। तो इसलिए हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसको स्पष्ट करता है। चौथा मतलब डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो हम लोग देख चुके हैं पहले क्लास में, जब उद्देशिका का शुरुआत का क्लास था, पहला क्लास था, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि उद्देशिका में किन किन शब्दों का उल्लेख है। तो कहता है कि उसमें से कौन सा शब्द का ऐसा है, इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसका की उद्देशिका में उल्लेख नहीं है, उसको चुनने के लिए कहता है। तो ए में विकल्प दिया है समाजवादी। समाजवादी शब्द तो है ही 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बी है पंथ निरपेक्ष, इसको भी 1976 में जोड़ा गया। सी प्रभुता संपन्न, यह तो मूल संविधान से ही चला आ रहा है। और डी लोक कल्याण, तो लोक कल्याण का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में कहीं पर नहीं है। इसलिए प्रश्न के अनुसार उत्तर हमारा डी होगा, लोक कल्याण। अब है छठा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का चर्चा नहीं है, यह जो है सो बताने के लिए कहता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। और 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता का वर्णन है, हम लोग जानते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना नामक 5 तरह की स्वतंत्रता का चर्चा है। तो यहाँ पर ए में कहता है विचार की स्वतंत्रता, तो यह तो है ही। बी में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, तो उसी से संबंधित है। सी विश्वास की स्वतंत्रता, यह भी है ही। डी आर्थिक स्वतंत्रता, तो आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में नहीं है। न्याय की चर्चा है, आर्थिक न्याय। हमारे प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय में से एक न्याय आर्थिक न्याय है, न कि आर्थिक स्वतंत्रता है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो डी होगा, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता। अब उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में कौन उल्लेखित नहीं है, वही चुनना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो कि प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो ए में कहता है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय तो है ही। बी आर्थिक न्याय, इसका भी उल्लेख है ही। सी राजनीतिक न्याय, इसका भी उल्लेख है ही। डी धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय का उल्लेख हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर डी होगा, धार्मिक न्याय। अब हमारा जो है 8वां क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है कहता उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो कि नीचे दिया हुआ जो है। तो ये में कहता है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बात सही है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द का चर्चा हमारे मूल संविधान में नहीं था। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। बी उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, यह गलत है। यह जोड़ा गया है 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा। सी उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, यह भी गलत हो गया। डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है,
तो प्रस्तावना में तो ये शब्द है ही, इसलिए उत्तर हमारा ए होगा। क्वेश्चन देखें, नमा क्वेश्चन क्या कहलाता है। तो नमा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने का चांस रहता है, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, यह आम मान्यता है। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा होने का चांस रहता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर ये रहेगा कि संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना पर मारेंगे, और अगर ये पूछेगा कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब हम लोग टिक मारेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा उत्तर सी होगा। तो 10वां क्वेश्चन देखें। 10वां क्वेश्चन क्या है, कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो प्रस्तावना को किसने लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है, ये पूछ रहा है। मतलब स्टेटमेंट ये किसने दिया है उसका नाम पूछ रहा है। ए जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। बी वल्लभ भाई नेहरू पटेल, उन्होंने भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। सी बी आर अम्बेडकर, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। और डी के मुंशी का यह स्टेटमेंट है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा उत्तर डी होगा। ई में है महात्मा गांधी ने भी ऐसा नहीं कहा था। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग जो है दूसरे क्लास में शेष बचे हुए प्रश्न को देखेंगे। थैंक यू।